कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे ईवीएस टेस्ट सीरीज़ आपके लिए लाते हैं। डेली आपको यहाँ पर क्लास मिलती है ईवीएस की टेस्ट सीरीज़। आप सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स की जो तैयारी करते हैं, सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, बी टेट, एच टेट, रीट, उत्तराखंड टेट, सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स की यहाँ पर आपको ईवीएस मिल जाती है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जीवों के आनुवंशिक गुणों में परिवर्तन किस कारण होता है। ऑप्शन ए है ओजोन परत के क्षय होने पर, ऑप्शन बी है हरित गृह प्रभाव पर, ऑप्शन सी है अम्ल वर्षा पर, यहाँ पर अम्ल वर्षा होगा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताने हैं कि आपके हिसाब से राइट आंसर क्या होंगे। तो जल्दी इसका राइट आंसर बताइए। तो जीवों के आनुवंशिक गुणों में परिवर्तन यहाँ पर अम्लीय वर्षा पर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। वायु प्रदूषण नियंत्रण में के उपाय हैं। ऑप्शन ए है ज्वलन, ऑप्शन बी है अवशोषण, ऑप्शन सी है अधिशोषण, ऑप्शन डी है सभी। तो वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए क्या उपाय हैं, निम्न में से आपको यहाँ पर राइट आंसर बताने हैं। आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताने हैं कि आपके कितने बेहतर यहाँ पर स्कोर कर पाए। आप कितने स्कोर बेहतर कर पाए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप वहाँ पर भी अपनी अच्छी अच्छी जानकारी हासिल कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आप वहाँ पर अपना राइट आंसर बता सकते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर आप बताइए। वायु प्रदूषण नियंत्रण करने के क्या उपाय हो सकते हैं। तो यहाँ पर उपाय होगा ज्वलन, अवशोषण, अधिशोषण, और ये सभी चीज़ों पर वायु प्रदूषण के उपाय हो सकते हैं। उपरोक्त डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। वस्त्र नियंत्रण का प्रयोग किस प्रदूषण के लिए होता है। ऑप्शन ए है वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी है विकिरण, ऑप्शन सी है ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन डी है मृदा प्रदूषण। तो आपको यहाँ पर राइट आंसर बताने हैं। यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, वायु प्रदूषण। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण की प्रकृति पर व्यापक प्रभाव डालता है। ऑप्शन ए है विकिरण प्रदूषण, ऑप्शन बी है वायु प्रदूषण, ऑप्शन सी है ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन डी है मृदा प्रदूषण। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आपको राइट आंसर बताने हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आगे क्वेश्चन कहता है ऊर्जा संकट का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए है वनों का विनाश, ऑप्शन बी है खनिज तेलों के भंडारण का क्षय, ऑप्शन सी है प्रदूषण, ऑप्शन डी है भू भूदलीय तापन। यहाँ पर भूदलीय तापन होगा। तो राइट आंसर ऊर्जा संकट के मुख्य कारण को आपको यहाँ पर बताने हैं। तो आपके हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएंगे, आपको यहाँ पर बताने हैं। ऊर्जा संकट का कारण वनों का विनाश मुख्यतः माना जाता है। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पुनर्वास की समस्या किन कारणों से उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए है नदी परियोजना, ऑप्शन बी है यहाँ पर वनों की कटाई, ऑप्शन सी ऊर्जा संकट, ऑप्शन डी भूमंडलीय तापन। तो पुनर्वास की समस्या किन कारणों से उत्पन्न होती है, यहाँ पर आपको बताने हैं। तो जल्दी इसका राइट आंसर बताइए। नदी परियोजना की वजह से पुनर्वास की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जैसे हम लोग डैम बनाते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने डैम बनाया, तो इस एरिए में जहाँ पर पानी इकट्ठा होती है, तो यहाँ पर जो जितने भी पहले सामाजिक लोग रहते थे, यहाँ पर उन्हें दिक्कत हो जाती है। उसको यहाँ पर शिफ्ट, यहाँ से फिर सूखाग्रस्त इलाकों में शिफ्ट करना होता है। तो ऐसे व्यक्तियों को पुनर्वास की समस्या बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती थी। पहले उन्होंने जीवन यापन यहाँ के अकॉर्डिंग जीना शुरू किया था, लेकिन अब यहाँ पर नदी और डैम बनने के बाद यहाँ पर क्या हो गए, यहाँ पर पानी की भरमार इकट्ठा हो जाती है। तो यहाँ पर उसके रहने सहने में दिक्कत होती है। तो उनको पुनर्वास यहाँ के सभी लोगों को सरकार द्वारा एक योजना निकाल के सभी लोगों को यहाँ पर बसाया जाता था। उसे पुनर्वास की समस्या उत्पन्न होती है, किसके कारण, नदी परियोजना के कारण। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
टिहरी परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तरांचल। टिहरी परियोजना कहाँ पर अवस्थित है? टिहरी परियोजना राइट आंसर हो जाएगा उत्तरांचल में है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। सरदार सरोवर परियोजना के कारण पुनर्वास की समस्या किन राज्यों में उत्पन्न हुई है? सरदार, सबसे पहले यहाँ पर तो आपको ध्यान रखना होगा सरदार सरोवर परियोजना कि कौन से राज्य में है। अगर इस राज्य में अगर सरदार सरोवर परियोजना है तो वहाँ पर जो पुनर्वास की समस्या है वो उत्पन्न हो जाती है। हमने आपको बताया कि जहाँ पर भी डैम बनाया जाता है, डैम की वजह से यहाँ पर नदियों में जलस्तर बहुत ज़्यादा उभर जाती है, तो इसको यहाँ पर इन सभी लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट की जाती है। तो यहाँ पर ऐसी परियोजना के द्वारा शिफ्ट की जाती है, कोई भी योजना सरकार के द्वारा निकाल के, तो इस वजह से लोगों को पुनर्वास की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो कौन से राज्य इससे होते हैं? बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात। ऑप्शन बी है गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी है गुजरात, बिहार, असम। तो सरदार सरोवर परियोजना के बारे में आपको यहाँ पर बताने हैं। राइट आंसर हो जाएंगे गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। हमने पहले भी इन क्वेश्चनों को डील करके आपको बताया था। क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस वनस्पति इकाई की प्राथमिक उत्पादक क्षमता निम्नतम है? ऑप्शन ए है रेगिस्तान, ऑप्शन बी घास क्षेत्र, ऑप्शन सी सागरीय क्षेत्र, ऑप्शन डी कृषि क्षेत्र। निम्न में से किस वनस्पति इकाई की प्राथमिक उत्पादक क्षमता निम्न होती है? तो राइट आंसर यहाँ पर आपको बताने हैं। यहाँ पर आपको सीधा दिख रहा होगा रेगिस्तान, क्योंकि रेगिस्तान की वजह से वहाँ पर कोई भी वनस्पति की उत्पादन क्षमता बहुत निम्न रह जाती है, बहुत कम हो जाती है। भूमंडलीय तापन के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है? भूमंडलीय जो तापन होते हैं उसके जो तापमान बढ़ती है वहाँ पर, तो उसके लिए कौन निम्न में से जिम्मेदार हैं? ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन, यहाँ पर ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। यहाँ पर आपको बताना है कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, क्या होंगे आपके हिसाब से राइट आंसर? आपको यहाँ पर बताने हैं। भूमंडलीय जो तापन होते हैं, हमारे पृथ्वी पर जो ताप बढ़ रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्राओं के कारण होती है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से आते हैं जब पॉपुलेशन बढ़ता है, तो पोल्यूशन बढ़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यहाँ पर अत्यधिक होती है, क्योंकि पॉपुलेशन ही सभी चीज़ों का विनाश की जड़ है। मतलब बढ़ती हुई जनसंख्या सभी चीज़ों पर। इसको बाद में हम बहुत सारे पहले भी डिटेल्स में बताए थे, फिर बाद में कभी, क्योंकि अगर हम टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं, जब लेक्चर वीडियो करेंगे तो वहाँ पर डिटेल में हम आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र की औसत उत्पादक क्षमता न्यूनतम है? ऑप्शन ए है वन, ऑप्शन बी सागर, ऑप्शन बी सागर, ऑप्शन सी है मरुभूमि, ऑप्शन डी है स्वच्छ जल परिस्थिति तंत्र। राइट आंसर आपको यहाँ पर बताने हैं, जल्दी बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे आपके राइट आंसर मरुभूमि। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ओजोन परत के क्षय से किस प्रकार का दुष्ट प्रभाव पड़ेगा? ओजोन परत की जब क्षय हो जाती है, वो उसकी जो मोटाई है वो घटने लगती है, तो किस प्रकार से दुष्ट प्रभाव हमारी पृथ्वी पर पड़ेगा? तो चलिए बात करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा भूमंडलीय तापन, ऑप्शन बी पराबैंगनी किरणों का दुष्ट प्रभाव, ऑप्शन सी मृदा प्रदूषण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपको यहाँ पर बताने हैं। पराबैंगनी यहाँ पर किरणों का दुष्ट प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो हमारे पृथ्वी पर बहुत संघनन मात्रा में आएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे तापमान बढ़ेगी, हमारे खाने पीने की कमी आएगी, फसलें नुकसान होगी, गर्मी से बर्फ़ पिघलेगी और वो बर्फ़ नदी नालों झरने के तहत हमारे सागर का जलस्तर बढ़ाएगी, जिसमें से बेवजह बेमौसम तूफान आएगी, बारिश होंगे और क्या कहते हैं, और जलस्तर बढ़ने के साथ भारत की बहुत सारी नदियों शहर डूब जाएंगे। ऐसे शहर
जो किसके किनारे हैं, समंदर के किनारे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है प्राथमिक उत्पादक क्षमता को निम्न में से कौन से कारक प्रभावित करती है। ऑप्शन ए है वायुमंडलीय ताप, ऑप्शन बी है स्वच्छ एवं जलवायु, ऑप्शन सी है पोषक तत्व एवं मृदा, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर आपको यहाँ पर बतानी है, तो जल्दी राइट आंसर आप बताइए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक उत्पादन क्षमता को निम्नलिखित में से कौन से कारक प्रभावित करती है। वायुमंडलीय ताप, जो हमारे एनवायरनमेंट की जो टेम्परेचर बढ़ जाती है तो इससे भी हमारे प्राथमिक उत्पादक की क्षमता को हानि पहुंचती है। स्वच्छ जल एवं वायु, अगर हमारे खेती को, किसानी को या फिर कोई चीज़ हम उत्पादक कर रहे हैं वहाँ पर अच्छे वायु या फिर अच्छे जल की व्यवस्था नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर आपके फसल नुकसान हो सकते हैं, आपको प्रभावित हो सकते हैं फसल। तो पोषक तत्व एवं मृदा, मृदा भी एक सबसे बड़ा कारण। अगर मिट्टी में पोषक तत्व नहीं है, बढ़िया तरीक़ा से नाइट्रोजन नहीं है तो वहाँ पर भी आपके फसल को प्रभावित होने की संभावना होंगे ही। पोषक तत्व की वजह से भी फसल नुकसान होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखने के लिए मिलेगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, तीनों सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पौधे को मिट्टी से पोषक तत्वों की उपलब्ध कराने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पौधे को मिट्टी से जो पोषक तत्व पौधे को मिलती है वो किसकी भूमिका से मिलती है। ऑप्शन ए है कवक जीवाणु, ऑप्शन बी केचुआ, ऑप्शन सी केचुआ एवं मेढक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। पौधे को, यहाँ पर क्वेश्चन हम समझेंगे, ये हमने कोई पौधा लगाया, उस पौधे को जो न्यूट्रिशन मिलती है, पोषक तत्व मिलती है ज़मीन से निकाल के, तो वो किसके सहारे मिलती है। तो राइट आंसर बताना है। कवक एवं जीवाणु की वजह से पौधे को न्यूट्रिशन मिट्टी से मिलती है। आगे बात करेंगे हम लोग। नाइट्रोजन का स्तरीकरण करने के लिए करने वाले जीवाणु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर पौधे के जड़ में, ऑप्शन बी है दलहन पौधे की जड़ पर स्थित गांठों में, ऑप्शन सी है वायुमंडल में, ऑप्शन डी है दलहन पौधे के तने में। तो राइट आंसर आपको बताना है नाइट्रोजन का स्थानीकरण करने के लिए कौन से जीवाणु का उपयोग की जाती है। दलहन पौधे के जार पर स्थित गांठों में, जितने भी दाल वाले पौधे हैं उनके जो गांठ होते हैं, जड़ के गांठ, उनकी वजह से यहाँ पर पहुँचते हैं। तो आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति को बाधित किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति को क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए है समपोषित उपयोग, ऑप्शन नंबर बी है न्यायोचित उपयोग, ऑप्शन नंबर सी है समुचित उपयोग। तो राइट आंसर यहाँ पर आप बताएंगे, आपके हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएंगे। राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए समपोषित उपयोग। आगे बात करेंगे क्वेश्चन को। चिपको आंदोलन का आरंभ किस राज्य से हुआ। गुजरात, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी उत्तरांचल, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना। इसके मेन जो करने वाले थे, चिपको आंदोलन को जो बढ़ाने वाले थे, मेन सहयोग करने वाले थे, प्रेरणादायक थे, हाल फिलहाल में उनकी मृत्यु हो गई है, वो कौन थे उसके बारे में भी आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए मैं उसका नाम बता दूं, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा उसका नाम था, जो चिपको आंदोलन के प्रेरणा थे। वो हाल फिलहाल में उनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, ये तो थी कौन से राज्य से, उत्तरांचल राज्य से। सरकार द्वारा जब वहाँ पर पेड़ पौधे काटने के लिए इजाज़त दी गई तो वहाँ के सुंदरलाल बहुगुणा ने लोगों को इकट्ठा करके पेड़ से चिपक गए, पेड़ को काटने से मना कर दिया गया, बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी, पर उन्होंने पेड़ को कटवाने से साफ इनकार कर दिया। तो ये थी उनकी कहानी सुंदरलाल बहुगुणा की, शॉर्ट में हम आपको समझा दिए। आगे बात करते हैं वन प्राणियों के संरक्षण मिसिंग है के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संगठन कार्यक्रम चलाती है। ऑप्शन नंबर ए है WWF इंडिया,
ऑप्शन बी है BNH5 मुंबई। ऑप्शन नंबर सी है MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन चेन्नई। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। वन प्राणियों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन संगठन कार्यक्रम चलाती है? तो आपको यहाँ पर राइट आंसर बताने हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर उपयुक्त डी हो जाएंगे, सभी यहाँ पर वन संरक्षण के लिए कार्यक्रम चलाते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में सीसा से होने वाले निम्नलिखित में से क्या हो सकते हैं? वायुमंडल में जो सीसा नामक गैस होती है, हानिकारक गैस होती है, वे किससे क्षति पहुंचाती है? ऑप्शन ए है मस्तिष्क, छाती। ऑप्शन नंबर बी है श्वसन रोग। ऑप्शन नंबर सी है आँखों में जलन। ऑप्शन नंबर डी है श्वसनहीनता। तो ये राइट आंसर आपको बताने हैं यहाँ पर। चलिए हम सबसे पहले जानते हैं सीसा नामक जो गैस होती है वो कहाँ से आती है। मोटर गाड़ी जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मोटर गाड़ी, मोटरसाइकिल, टू व्हीलर, फोर व्हीलर जितने भी इस्तेमाल करते हैं, उसको साइलेंसर से, एग्जॉस्ट से जो गैस निकलती है वो सीसा गैस होती है। और सीसा गैस हमें हमारे मस्तिष्क एवं छाती को सीधा असर पहुँचाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। आगे बात करेंगे डिप्थीरिया गलघोट किस अंग की बीमारी है? ऑप्शन नंबर ए है आँख। ऑप्शन बी है नाक। ऑप्शन नंबर सी है गला। ऑप्शन नंबर डी है फेफड़ा। गलघोट किससे संबंधित बीमारी है? आपको यहाँ पर राइट आंसर बताने हैं। जल्दी इसका राइट आंसर आप बताइए, क्या राइट आंसर है यहाँ पर? क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया गलाघोट किस अंग की बीमारी है, यहाँ पर आपको बताने हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर राइट आंसर आपके हो जाएंगे गला। कौन से डिप्थीरिया किससे संबंधित है? गला, गला से संबंधित है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, गोल कृमि का संक्रमण कैसे होता है? ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर संदृशित मिट्टी से। ऑप्शन बी है हवा से। ऑप्शन नंबर सी है संपर्क से। ऑप्शन नंबर से बूंद ताप से। यहाँ पर मिसिंग हो गया बूंद ताप से। तो राइट आंसर गोल कृमि किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताने हैं। गोल कृमि संदृशित मिट्टी से होती है, मतलब मिट्टी अगर वहाँ पे गंदगी होगी, मिट्टी में अगर कोई प्रॉब्लम होगा, मिट्टी में जीवाणु और कीटाणु की बहुत सारा मात्रा होगी, तो उसकी वजह से आपके शरीर में गोल कृमि का संक्रमण बढ़ जाता है। तो ये थी कुछ EVS की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट सीरीज आपने देखा। आपके इसको वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। कंप्लीट नोट्स लेने के लिए नंबर बता दें आपको 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी एवं नोट्स ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।